1239 पे यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ है। उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब जख्मी हैं। कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है दुश्मनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। आज का दिन बड़ा ही सोगवार दिन, बल्कि हम कहें बड़े भारी दिल के साथ आज के दिन की इब्तिदा मैं कर रहा हूँ। आज दो वाक़यात, इवन एक कल और आज को मिला के, क्योंकि दूसरा भी जो था वो आज अपने अंजाम तक पहुँचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में वाना ऑपरेशन और इस्लामाबाद कचहरी बम धमाके की बात कर रहा हूँ। अंधोनाक वाक़यात हैं और ये खुली जंग है और ये नंगी जारियत है पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ अफ़गान भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख़वारिज के हवाले से अगर बात की जाए, जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। एक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जब वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर, जिसमें तकरीबन 525 कैडेट्स और तकरीबन अमले को मिला के 650 लोग मौजूद थे, उस पर हमला किया गया। बारूद से भरी गाड़ी को जो है पहले गेट से टकराया गया, उसके बाद दहशतगर्द जो है वो बिल्डिंग में दाखिल हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी कैडेट को या किसी अमले को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। दो खुदकुश हमलावरों को कल मार दिया गया था। तीन जो थे वो एक बिल्डिंग में, जो कि रेजिडेंशियल एरिया था कैडेट कॉलेज से अलग, उधर जाके उन्होंने अपने आप को महसूर कर लिया था, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको जहन्नुम वासिल किया गया, इलाके को क्लियर किया गया और तमाम के तमाम कैडेट्स और अमले को जो है बाहिफाजत निकाल लिया गया। आज इस्लामाबाद में पौने 1 बजे के करीब तकरीबन 12:39 पे इस्लामाबाद कचहरी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं G11 में, वहाँ पर एक खुदकुश बमबार ने घुसने की पहले कोशिश की, काफ़ी देर रैकी करता रहा और जब वो उसमें नाकाम हुआ तो एक पुलिस की मोबाइल वैन जो खड़ी थी उसके पीछे जाकर उसको निशाना बनाते हुए उसने अपने आप को खुद उड़ा लिया, जिसके बाद हमने देखा कि 12 अफराद की हलाकत और जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं और मुतादिद ज़ख्मी हैं। तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं उनके बारे में इतलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं, जिनको पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद भेजा जा चुका है और उनका इलाज जारी है। अब बात की जाती है कि अब तो टॉक्स का मामला ख़त्म हो चुका, अब ऐलान जंग होगा और ऐलान जंग का मतलब ये है कि हम फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, चाहे वो BLA हो चाहे जो भी हो, अफ़गानिस्तान में अब तो उनके छुपे हुए जो ठिकानों का, जिनको वो मख्फी रखते हुए और ये बयान करते थे कि हमारे पास नहीं है, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि आज अफ़गानिस्तान में उनकी पुलिस परेड में पाकिस्तान मुखालिफ तराने बजाए जा रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान को गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे जो धमकियां दी जा रही थीं, उसके शाखसाने अब हमारे सामने आ रहे हैं। बात वाज़े होती है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड जो ख़वारिज हैं उनके लिए अब हमें कुछ ना कुछ सख्त इक़दाम ज़रूर करने होंगे। अभी भी हमने थोड़ा सा मुसलमान भाई ब्रदर मुल्क 45 साल उनको होस्ट किया, उनके साथ बड़ी नरमी से पेश आए, उनकी नस्लें यहाँ परवान चढ़ी, लेकिन ये कौम इस काबिल नहीं है। अफ़गान कौम के हवाले से मैं बात करूँगा, क्योंकि अब ये तफरीक ख़त्म हो गई है कि फितनतुल ख़वारिज या तालिबान या अवाम। बात यह है कि जब जंग है तो फिर जंग है। जंग में ना बम कोई चीज़ देखता है, ना गोली कोई चीज़ देखती है, उसका अंजाम मौत ही होता है और वो मौत उनके लिए होती है जो कि फितना होते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ऊपर इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के KP के। खुशामदीद कहते हैं इख्तियार वली साहब आपको। सबसे पहले अफसोसनाक दो वाक़यात, वाना में कैडेट कॉलेज पे जो हमला हुआ, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त ऑपरेशन करते हुए नाकाम बनाया, और इस्लामाबाद में जो अंधोनाक वाक़या हमने इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में देखा, और फितनतुल ख़वारिज के जो अज़ाइम हैं वो हमें खुल के सामने नज़र आ गए हैं। कैसे देखते हैं आप इन अज़ाइम को और इन हमलों को? इंडिया में चुनाव हो तो बॉर्डर पे तनाव जरूर होना चाहिए, और कल का जो नई दिल्ली का आगरा का वो वाकया है, दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आपको पता ही है। और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद फिर ये जो वाना का कैडेट कॉलेज का है, फिर ये लकी मरवत का है और आज इस्लामाबाद कचहरी का, ये मोदी सरकार का इलेक्शन कैंपेन है। अब इसको वो तो खुद डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता, बुज़दिल आदमी है। गुजरात का कसाई जो है वो तो खुद एक इंतहाई बुज़दिल आदमी। मैं कहता हूँ जमहूरियत और इंसानियत के नाम पर एक कलंक का बदनुमा टीका है, और जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो है तो हमारे मुल्क पर वो किस्म वो
हमले कर रहे हैं, लेकिन ना हम पहले इन चीजों से घबराए हैं, ना हम इनकी परवाह की है, बल्कि अब तो बात बिल्कुल खुल गई है। आसिम रजा साहब के पहले हम लिपटी बात करते थे, इशारे के नाव में कहते थे कि ये कौन कर रहा है, क्या है। अब तो बात खुली है कि दिस इज इंडिया बिहाइंड द सीन। नो डाउट। चाहे वो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या आज इस्लामाबाद की कार्रवाइयाँ हैं, दिस इज ऑल इंडिया, दिस इज मोदी। ये वही करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही का दिन है, आज के बाद कल होगा, और कल का फिर जवाब जो है वो इससे ज्यादा जोरदार भी हो सकता है। इख्तियार वली साहब, हमें जवाब देने की गए। अब ज़रूरत है और ज़रूरी हो गया है। अब लिहाज, शर्म, हया और वो भाईचारा, वो चीज़ अब हो गई है ख़त्म। क्योंकि जिस कौम को हमने 45 साल पाल पोस के बड़ा किया, उनकी नस्लें जवान हुई यहाँ पे, 4 दिहाइयों को हमने मुहीत 45 साल उनको यहाँ पे रखा। अब आपको लगता नहीं है कि अब हमें वो इस हार्ड स्टेट के तौर पर उनको एक भरपूर जवाब देने की ज़रूरत है? हम अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, हम ये आप देख रहे होंगे कि हम एक सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट की तरफ, हमारा जो पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड, वो शुरू हो चुका है, और वो सफर हमने शुरू कर दिया। और तभी जो है तो आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबियां, ये इंडिया को शिकस्त देना, ये डिप्लोमेटिकली इतनी बड़ी अचीवमेंट्स करना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आना पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ों का ठीक होना, ये वैसे थोड़ी है। इसके पीछे एक स्ट्रगल है, इसके पीछे एक मेहनत है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है तो डेफिनेटली वो इंडिया को ही है। और इंडिया अपना वो गुबार जो 10 मई को हमने पूरी दुनिया में उसको शर्मसार कर दिया, 10 मई को जब हमने उसका सारा गुरूर और तकब्बुर हमने खाक और मिला के उसको हमने खाकस्तर कर दिया, वो अब उसको उसका ताव तप जो है ना, वो इस तरफ से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो उन्होंने भी नमक हरामी में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप तो बात करते हैं कि हमने को छत दी है, जगह दी है, जमीन दी, आसमान दिया, रोजगार दिया, आजादी दी। मुझे ये बताइए कि हम दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर हमें इतनी आजादी मिल सकती है जितनी हमने अफगानियों को यहाँ पर दे रखी थी? नो, कोई नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। अगर आप कभी आप रिफ्यूजी भी बने ना, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो उनको फर्स्ट क्लास शहरियों की हैसियत और वो हासिल थी, तमाम फैसिलिटीज। तो मतलब उसका जवाब हमें क्या मिल रहा है? वेरी सैड। यही बात है कि लेकिन हमारी एक हुकूमत सूबे की उनको इस अंदाज में नहीं देखती। वो हमेशा कहती है जी बातचीत कर लें, वो कभी कहती है कि जी हमारे भाई हैं, इनको मत निकालें। तो आपको क्या लगता है कि अब मेरे ख्याल से कि सही मानों में ऑपरेशन करने का वक्त भी आ गया करीब, काइनेटिक ऑपरेशन का? आसिम भाई, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है ना, वो भी बड़ी हुकूमत है, बड़ी नामर्द हुकूमत है। जब ये लकी मरवत का वाकया हो रहा था, कल जो कल से ये 48 घंटों से ये कहानी, ये किस्सा शुरू है। 650 बच्चे यरगमाल बने हुए थे, 650 असातिज़ा अलग। लकी मरवत का वाकया हुआ, इस्लामाबाद का वाकया हुआ। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा का जो वो अभी इसको मैं क्या कहूँ, वजीर आला मशरूम की तरह निकला हुआ एक वजीर आला है। अभी तक उसने इस दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत नहीं की है। वो क्रिकेट खेलता रहा है आज, वो बच्चों के साथ, लड़कों के साथ खड़े होकर क्या वजह है और ऑटोग्राफ देता है। क्या हमदर्दियां हैं? इररिलेवेंट लोग, क्या आसिम भाई, हमदर्दियां हो सकती हैं? क्या नेक्सस हो सकता है कोई? इररिलेवेंट लोग। मैं आपको बताऊं, क्रिकेट के मैदान में अगर आप फुटबॉल वालों को भेजेंगे तो यही होगा। आप शोबिस की दुनिया में अगर मौलवियों को भेजेंगे तो यही काम होगा। पेशे इमाम का काम वो नहीं है। और इमामत के लिए अगर आप फिल्म स्टार को भेजेंगे तो, या उसको भेजेंगे, ये जो नाचने गाने वाले लोग होते हैं, मिरासी, ये उनका काम नहीं है। हर काम के लिए जो है मखसूस लोग होते हैं। ये पता नहीं कहाँ से क्या चीज आ गई है।
तो मतलब तहरीक इंसाफ को तो मैं अभी तक खुद जाती तौर पर मैं पॉलिटिकल पार्टी समझता भी नहीं, तो सियासी जमात है ही नहीं। सियासी जमात ऐसी होती है, उनके रवैये ऐसे होते हैं, उनका वजीर आला ऐसे होता है, उनकी हर बात से निकली हुई बात एक लतीफा और एक शगुफा इस्लामाबाद होता पे है। हमलों और असेंबली के अंदर इस्लाम असम्बलियों के अंदर हमलों और एहतजाजों के अलावा कुछ हमें कारकर्दगी नजर नहीं आ रही उनकी। अभी भी 27वीं तरमीम है पे ही जो नहीं। जो जो हंगामा ड्रामाबाजी सेनेट में बहुत किया, है। कौमी असम्बली में कर रहे हैं। ड्रामाबाजियां आप इनसे करा लें, बहुत सारी हैं, ड्रामाबाजी करने में माहिर हैं, बहुत सारी कर लेंगे। इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचते हुए आपको 13 जिले गिनवा देंगे। कहते हैं मैंने अल्लाह पाक को टेक्स्ट किया है, ये बातें करा लो इनसे। हमने अगर कर्जा लिया तो हम जहर खा लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, ये बातें करा लो इनसे। पहले दिन कहते हैं मेरी हुकूमत आएगी, बुलडोजर फेर देंगे सारे गवर्नर हाउसेस पर। इख्तियार वली ये साहब, अब तो डायलॉग पानी बाजी, सरों ये के ऊपर से गुजर रहा है, अब तो पानी सरों के ऊपर से गुजर गया है और अब तो मामला जो हैं वो किसी और नहज पे जा रहे हैं। बाकायदा पाकिस्तान पे हमले की तैयारी कर रहा है अफगानिस्तान, और भारत भी बैठा हुआ साथ, दोनों मिलकर टू फ्रंट वॉर खोलने के चक्कर में। आसिम साहब, मैं तो अब आपको मैं क्या बताऊं कि आई डोंट नो वी आर वेटिंग फॉर व्हाट। अब तो मुल्क के बाहर जो दुश्मन है वो भी आश्कारा है, मुल्क के अंदर जो दुश्मन है वो भी आश्कारा है, कोई छुपा नहीं रहा। एक्शन लेने की बात है, एक्शन ले लें। कौन लेगा? और हुकूमत लेगी एक्शन? सबसे आपको पहले लगता है हुकूमत कोई फैसला कर पाएगी? डेफिनेटली ये हुकूमत के लेने का काम। हुकूमत अगर एक्शन नहीं लेगी तो ये फिर हुकूमत की भी फिर बुज़दिली होगी। नहीं, हमें तरजीहात तो तरमीम की तरफ नज़र आ रही हैं। आज भी हमने देखा कि तरमीम के ऊपर स्पीचेस हो रही थी जब इस्लामाबाद में धमाका हुआ। कल से ये तरमीम का सिलसिला सेनेट से शुरू हुआ, कल वाना में ऑपरेशन हुआ, पूरा जो हमला हुआ बैजलिन वाला वाक़या आपको याद होगा जो रशिया का था, जिस तरह का कोशिश की गई थी APS की तरह का ये हमला करके कैडेट्स को यरगमाल बनाएंगे, बच्चों को, अमले को, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की। सलूट है हमारे जो जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो हमेशा रेडी रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, चाको चौबंद रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। और ऐसे मेरे ख्याल में कई दर्जन वाकयात और हमले हो चुके हैं और एक एक को उन्होंने नाकाम बनाया है। जाफर एक्सप्रेस वाला बहुत बड़ा वाकया आपके सामने था। बहुत बड़ा वाकया था, बहुत बड़ा वाकया था। जाफर एक्सप्रेस के वाकयात थे, ये बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी कमांडो एक्शन इन्होंने किए हैं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत कर आए हैं। इसमें अल्लाह ने उनको कामयाबी दी है। लेकिन ये जो हमारी मतलब इधर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, कौन झंझोड़ेगा इसमें उनको? कोई शक नहीं है। झंझोड़ेगा कौन उनको? होश के नाखून कौन दिलवाएगा उनको? इन पर अब सिर्फ अल्लाह का कहर नाजिल होगा। झंझोड़ने वंझोड़ने वाली बातें खत्म हो गई है। अब इन पे अल्लाह का कहर नाजिल होगा। ये लोग ना सियासतदान है ना ये इंसान है। इनको ये सियासत का लिबादा ओढ़कर ये गंदी सियासत खेलने आते हैं और ये गंदी सियासत करते हैं। चैन तो उनके सूबे में भी नहीं है इख्तियार वली साहब। आपके सूबे में भी अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पे भी सुकून तो नहीं है। वहाँ पे भी दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो अवाम किस तरह इनको छोड़ेगी फिर? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में न तालीम है, न सेहत है, न रोजगार है, न अस्पताल है, न सड़क है, न अमन है, न आश्ती है, ना ही कोई बंदा आसूदा हाल है। बात सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल प्ले करना खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ रखा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि देयर विल बी नो PTI, देयर विल बी नो गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ PTI इन खैबर पख्तूनख्वा। हम तो ये समझते हैं कि जो चलो अगर इनको हुकूमत मिल ही गई थी तो ये हुकूमत करें, लेकिन ये तो हर रोज रियासत को नुकसान देते हैं, हर रोज इस मुल्क को नुकसान देते हैं, ये हर रोज ये पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। ये हर रोज कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, कि हम उनकी हिमायत में कोई बात करें, उनके साथ बैठकर पंजेबाजी करें और मजे लें ताकि इनको तकलीफ हो, पाकिस्तान को तकलीफ हो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ हो। इस मुल्क के मुहिबान वतन जो हैं
उनकी दिल आजारी हो जाए। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं। आई हैव नो होप्स फ्रॉम पीटीआई। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, आसिम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने आपको ये एमएनए शमएनए ये नजर आते हैं, या इधर वजीर मुशीर नजर आते हैं पीटीआई के, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब अपनी एक एक बोटी के लिए बैठे हुए हैं। ये यू मीन टू अपनी से एक के सारे बोटी के शेयर लिए होल्डर पूरे हैं? जानवर को, ये सारे ये शेयर सब होल्डर शेयर हैं? होल्डर हैं। अच्छा। बस इन्होंने तनख्वाहें लेनी है। ये कहते हैं कि ये इमरान खान का झूठा बयानिया जो बिक रहा है, उसकी वजह से हम कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में पहुंच गए। और अगर इमरान खान हमें वोट और टिकट नहीं देगा तो हम तो असम्बली में नहीं पहुंचेंगे। ये 8-10 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, इमारात लेते हैं, टीवी पर उनको कवरेज मिलती है, मशहूरी मिलती है। इन चीजों को वो एंजॉय कर रहे हैं। बाकी देव गॉट नथिंग विद पाकिस्तान और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूं मेरे नजदीक, ये मैं अब आपको मैं इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, माय सबमिशन में अपनी बात बता रहा हूं। मुझे टीटीपी में, टीटीए हो, टीटीपी हो, पीटीआई और पीटीए, मुझे इन तीनों में बीएलए बीआरए, मुझे इनमें कोई भी, मुझे इसमें जो है ना, कोई मुझे फर्क नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दे ऑल आर द सेम। किसी ने बंदूक उठाई है और किसी ने अपने मुंह में बारूद रख के भर के वो बोलता है। बहुत बस शुक्रिया, इतना ही फर्क है। थैंक यू वेरी मच। इख्तियार वली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म केपी। प्रोग्राम में लेते हैं वक्फा, उसके बाद हम अपने अगले गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें एजाज़ुल हक साहब, सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं एजाज़ुल हक साहब आपको। थैंक यू। एजाज़ुल हक साहब, गुज़िश्ता चंद दिनों से हमने देखा है कि बल्कि चंद महीनों से अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तारीख़ ये बताती है कि अफ़गानिस्तान ने कभी पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी नहीं की, चाहे उनके साथ हमने जितना भी हुस्न सलूक किया हो, उनकी नस्लों को यहाँ पे पाल लिया हो, आज भी भारतीय प्रॉक्सिस के तौर पर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में जो धमाका अफसोसनाक हुआ, कल वाना कैडेट कॉलेज में जो हमला हुआ, ये फितनतुल ख़वारिज जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, और जिस तरह आज परेड करते हुए पुलिस की अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ तराने बजाए गए, आप कैसे देखते हैं? इसका हल क्या है? इसको किस तरह हल किया जाएगा? इनके साथ बज़ोर शमशीर काम किया जाएगा? देखें, बज़ोर शमशीर तो मामलात कौमों के दरमियान कभी भी हल नहीं होते जब तक कि आपका बिल्कुल कोई असली दुश्मन ना हो। जैसे भारत और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी है, और वो भी उस वजह से है कि कश्मीर का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ तो कभी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए जहाद अफ़गानिस्तान से पहले। और ये लोग जो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उनको ये मालूम ही नहीं कि अफ़गानिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हामी नहीं रहा। या तो वो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के साथ था, या फिर वो इंडिया के साथ था। अगर आप शुरू से देख लें, वहाँ पे फिल्में इंडियन देखने लोग पाकिस्तान से जाया करते थे। वहाँ का फैशन, वहाँ के तौर तरीके, यानी कि हमसे बहुत ज़्यादा मॉडर्न या एडवांस कह लें। मॉडर्न तो नहीं, मैं कहूँगा एडवांस इन द सेंस के शोबिज़ के हवाले से और दीगर मामला। लेकिन एजाज साहब, ये तालिबान रजीम और तालिबान बनाने का इल्ज़ाम हम पे लगता है। खाना काबा में बैठ के इनसे हलफ लिया गया, इनके साथ दोहा मुआहदा हुआ, जितनी भी गारंटी ले ली, तुर्किया में बैठ के अभी मुआहदे में वो लिख कर आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इनकेपेबल हैं, इनके बस में नहीं है इसको रोकना, या फिर ये मैलाफाइडी इंडिया से पैसे लेके सारे काम करवा रहे हैं? नहीं, देखें, पैसों की बात अलग है। दूसरी बात यह कि हम हमेशा जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इन बच्चों को हमने पाला, इन बच्चों को हमने बड़ा किया। देखिए, वो मुजाहिदीन जो थे वो और थे जिन्होंने जहाद अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े। अब उनमें से इक्का दुक्का जो रह गए वो भी बेचारे किसी कोने कुदरे में बैठे हुए हैं, चाहे अहमद यार साहब हों या सियाफ साहब हों। वो जनरेशन अब ख़त्म हो गई, ये एक नई जनरेशन आई है। वो मुजाहिदीन थे, ये तालिबान है।
ये फिनोमेनन ही एक और है। इनके साथ पाकिस्तान ने कोई मिलकर कोई जद्दोजहद ऐसी नहीं की जिसमें कि हम कह सकें कि यार ये हमारे महरूम मदाब जो जो बेहसियत मुजाहिदीन थे वो पाकिस्तान से आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं जो उनमें से, जैसे कि हक्कानी ग्रुप है, आज भी बड़े प्रोमिनेंट हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, काबुल में बैठे हैं, उनके पाकिस्तान के रवाबित बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के हैं, कुछ दूसरे लोग हैं जो कि अब इसके अंदर शामिल हुए हैं तालिबान के साथ। एक बात मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। जून 2023 में एक वफ्द इनका आया था मुझे मिलने के लिए और मेरे चचा का अफसोस करने के लिए। जब वो वक्त आया तो हमारी कोई 5 घंटे मुलाकात हुई मेरे घर के अंदर ही। तो 2-3 बातें उन्होंने मुझसे की थी और वो कन्वे करना चाह रहे थे वो बातें पाकिस्तान की हुकूमत को। उस वक्त तक अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर नहीं गया था। उसने 31 अगस्त को वहाँ से अपना सफ़र आखिरत शुरू किया अमेरिका ने अफगानिस्तान से। तो ये जून की बात है। अभी वो अमेरिकन वहाँ बैठे हुए थे और किसी को, तालिबान को भी ये इल्म नहीं था कि वो इतनी जल्दी यहाँ से इनखला चले जाएंगे। हाँ, बातचीत हो रही थी, साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा। तो जो बातें उन्होंने मुझसे की ना, वो 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो ये कन्वे करना चाह रहे थे हुकूमत पाकिस्तान को कि अभी तक हम बड़े मसरूफ़ थे और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती रही, हम इसे रोक नहीं सके। और TTP का नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया था कि ये हम बावर करवाना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि हम जब फारग हो जाएंगे इस जो अमेरिका के खिलाफ जहाद हो रहा है हमारा, तो कभी भी हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। सही। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात उन्होंने की कि टर्की को कन्वे करना चाह रहे थे, जो मैंने कन्वे किया टर्किश एम्बेसडर को, कि नेटो में टर्किश फोर्सेस भी थी जो काबुल के एयरपोर्ट को बैन कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम, क्योंकि ये मुसलमान भाई हैं, आमने सामने नहीं आए। लेकिन उर्दुगान साहब ने बाइडन को कहा है कि अमेरिका के जाने के बाद भी हम इसको बैन करेंगे। तो फिर कह रहा था कि हम आमने सामने आ जाएंगे। उनको कहना कि हमारे और पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर ऐसा कोई फैसला ना करें जिसमें कि हम आमने सामने आ जाएं। सही। और तीसरी बात जो उन्होंने की थी वो ज़रा वो भी आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि ये जो फतवे दिलवाए जा रहे हैं सऊदी, पाकिस्तानी और अफगानी उलमा को बैठाकर कि जहाद कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा और कब जहाद नहीं होगा, इनको कहें कि ये मेहरबानी करके ये फतवे ना दें। मैंने अगले दिन ही जाकर ये सारी बातें, गुफ्तगू और चंद एक और बातें थी जो अभी मैं लंबी हो जाएगी, मैंने ये उस वक्त के DGISI से राब्ता करके ये कहा कि इस तरह का एक वफ्त मुझे मिलने आया था, मैं कन्वे करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि अफगानिस्तान को कौन लुक आफ्टर कर रहा है। उधर जनरल खटक थे, अफगानिस्तान को लुक आफ्टर कर रहे थे। लेकिन उस वक्त DGISI ने कहा कि नहीं, आप आकर मुझे मिले एजाज साहब और मुझे बताएं क्या बात है। तो 40 मिनट में मैंने उनको ये सारी बातें कन्वे की, उन्होंने नोट्स लिए और अगले दिन मुझे मैसेज किया कि बताएं कि वो कौन कौन सी शख्सियात थी और क्या उनकी डेजिग्नेशंस थी। इतना वो वक्त इतना बड़ा वक्त था कि उनका जो इंटरप्रेटर था उस वक्त का, वो आज पाकिस्तान का एम्बेसडर है। अब जहां से हमारी गलती शुरू हुई ना, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये खुदकश धमाके, हिंदुस्तान के साथ राब्ते वगैरह। लेकिन जैसे ही अमेरिका यहाँ से गया और हमारा उनके साथ इतना ताल्लुक, हमने क्या किया कि फौरी तौर पर ये देखे बगैर कि वो अपने पैरों पे खड़े हुए, उनके पास रोटी है खाने के लिए, उनके 9 अरब रुपए मुंजमद हुए हुए, हमने यहाँ से उन लोगों को जिनको 40 साल तक हमने यहाँ रखा, उठा के ट्रकों में बैठा के वापस भेजना शुरू कर दिया। वहां से ताल्लुकात खराब होने शुरू हो गए। मैं 10 दफा ये बात कर चुका हूँ, दोबारा कहता हूँ कि जब भी कोई वैक्यूम क्रिएट होता है ताल्लुकात के बीच में, चाहे वो मियाँ बीवी के हो, चाहे वो 2 मुल्कों के हो, चाहे वो 2 दोस्तों के हो, उस वैक्यूम को कोई ना कोई पुर करने की कोशिश करता है। अब ये हमने जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मैं बार बार ये कह रहा था कि वैक्यूम क्रिएट ना करें, ये हमारे दुश्मन जो है इसके अंदर घुस जाएंगे। और वही हुआ कि जैसे ही वो ताल्लुकात खराब हुए, वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब आप जितना भी कहते हैं जी फितना और ख्वारिज है, चाहे तालिबान को भी हम ये कहना शुरू कर दें और वो हमारे यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, ये इंसर्जेंसीज जो है ना, इनको खत्म करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इजाजुल हक साहब, अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो जितने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर लोग मुलविस हैं या दहशतगर्द, 130 दहशतगर्द खुदकुश बम्बार जो थे वो अगवानी ही थे, उनके सहूलतकार भी यहीं मौजूद थे।
उनको जो सपोर्ट देने वाले लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये महाजरीन या फिर वो लोग जिनको हमने यहाँ पे रखा हुआ था, वो जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे तो पाकिस्तान के पास और कौन सी ऑप्शन है कि उनको सर पे सजा के या माथे पे बिठाएगा अपने? लेकिन उस वक्त की ये बात नहीं है। देखिए, ये टीटीपी जो कुछ कर रही है वहाँ पर, आपको अभी से नहीं है, शुरू जब हुआ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, उस वक्त से ये मामलात शुरू हुए थे, फिर बीच में रुक गए, फिर जनरल कियानी ने, जनरल रहील शरीफ ने कुछ इकदाम किए, उसके बाद वो रुक गए। फिर ये एक पूरी वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा एक अपना, मतलब हम अमेरिका वाली बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो हमने ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया और सारी चीज़ें एपीएस के बाद। तो उस वक्त ये जितने लोग थे, इनकी फाइनेंसिंग, इनकी ट्रेनिंग, इनकी इक्विपमेंट, इनको वो कौन दे रहा था? वो हिंदुस्तान दे रहा था। तो ये तो हम सबको पता है कि हिंदुस्तान भी अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ लड़वा रहा है और अब अफगानिस्तान भी अपनी प्रॉक्सीज को यहाँ लड़वा रहा है। तो हम ये करते हैं कि हम बैटल्स तो जीत सकते हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग रन में ये अगर इस ब्लीडिंग को बंद करना है, ये कितने दुख की बात है कि वाना में कैडेट कॉलेज के अंदर, यानी इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। और आज जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, ये किसी को शक है इसमें कि ये हिंदुस्तान की कार्रवाई नहीं है, या वाया अफगानिस्तान हिंदुस्तान यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज को नहीं लड़ा रहा? एजाज साहब, आज तो उनकी पुलिस इसका जवाब जो है, उनकी पुलिस परेड जो हो रही थी, पहले भी कहता था, काबुल में पुलिस परेड के अंदर जो तराने पाकिस्तान के मुखालिफ चलाए गए और जो एक ऐलान जंग पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, आपको नहीं लगता, क्योंकि अभी हमें गुज़िश्ता दिनों ये भी खबर मिली कि 700 खुद कुछ बम्बार जो हैं उनको फिदियान को भर्ती किया गया है और वो कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद के चप्पे चप्पे को उड़ा दिया जाएगा। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि इसका हमने जवाब देना है। कैसे क्या जवाब देंगे? इसका जवाब देना है, प्यार से फूल पेश करें कि वो आप हम पे बम मार रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के बारे में भी ये कहता था कि जब बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जब तक टिट फॉर टैट नहीं होगा ये मामला जारी रहेंगे। सही, देखिए ना, आपको उनको जवाब तो देना है, लेकिन जवाब देने के साथ साथ कोई ऐसा तरीका भी निकालना चाहिए कि आप अपने दुश्मनों को वहां से हटाकर आप अपना तरीकाकार निकालें कि आप बमबारी कर सकते हैं, आप वहां पर हमले कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम? लेकिन इस बात की उनको वार्निंग देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, लेकिन एंगेजमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। और आप अपना जरूर ये करें कि अगर इस किस्म की कोई हरकत होती है तो इसका जवाब हिंदुस्तान को भी देना चाहिए और अफगानिस्तान को भी हमें देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी। और इस वक्त तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि पहले 3 से 4 कैंप्स थे जो कि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के लिए बनाए गए थे, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ से मफरूर हो के दहशतगर्द जाकर ट्रेनिंग लेते थे, असला पैसा लेकर आते थे। अब वहाँ पे कुन्नड़, नूरिस्तान से लेकर पकीतिया की बात करें या पक्तिया की बात करें या खोस्त की बात करें, हर जगह वो यही काम कर रहे हैं इंडिया से पैसे लेके, क्योंकि इस वक्त फ़कीर और भूखी नंगी कौम है। वो भारत जो पैसे उनको दे रहा है, उसको जो वो कह रहा है वो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमें तो फिर वहाँ पे जाके घुस के इनको मारना पड़ेगा। देखें आसिम साहब, ये इंसर्जेंसी जब भी पाकिस्तान में हुई है, इनके कैंप वहीं बने, मेंगल साहब वहां जाके बैठे, मरी वहां जाकर बैठे, उनके ट्रेनिंग कैंप्स वहां हुए, उनका असला वहां से आया। अल जुल्फिकार ने, जो दहशतगर्द तंजीम थी, उसने 12 कैंप बनाए वहां पर और सब ने पाकिस्तान में आके हमला किया यहाँ पर। ये इनके पास और कोई जगह ही नहीं होती थी। अफगानिस्तान होता था, लिबिया होता था, सीरिया होता था। ये वहां जाते थे, वहां से ट्रेनिंग हासिल करते थे, फिर हिंदुस्तान जाते थे, वहां से रॉ इनकी मदद करती थी और ये पाकिस्तान के अंदर आकर हमले करते थे। फिर वो इंसर्जेंसी जब खत्म हुई, जब मार्शल लॉ लगा 1977 में, तो एक एमनेस्टी दी गई, उनको वापस बुलाया गया और फिर वहां पे 11 साल तक बिल्कुल पुरअमन हालात। एजाज साहब, अभी मामला जो हैं हुकूमती लेवल पर हैं, हुकूमतों की सतह पर हैं। हमने अभी भी देखा है कि लाखों की तादाद में अफगानी जो हैं वो बाशिंदे पाकिस्तान के अंदर बसते हैं। अगर ये हेटेड पीपल टू पीपल चली गई, यानी कि अगर अवाम ने हथियार या अगर गुस्सा इन पे निकालना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल है कि जो तबाही फिरेगी फिर अफगानिस्तान के अंदर तक जाएगी। वो देखिए, वो तो इनको वापस भेजना नहीं भेजना ये तो हुकूमत का काम है ना कि इनको भेजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी 70% अफगानिस्तान की जो अवाम है, जो पॉपुलेशन है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं।
30% ऐसे हैं जो आज से नहीं शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा है हुकूमत के अंदर। जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं वो काम है, अवाम की बात करेंगे तो वो सब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जो हुकूमत है वहां की, वो उसने जाकर जो हिंदुस्तान के अंदर बैठकर ये बात कर सकता है कि जी वाघा का बॉर्डर खोल दें, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ क्या बात हो सकती है। तो इजाज साहब वहां जाकर कश्मीर की बात कर देता है तो उससे ज्यादा हमारी मुखालफत क्या हो सकती है। फॉल ऑफ काबुल जब हुआ, तालिबान जब बरसर इक़्तिदार आए, तो हमने क्या गलती की? हमने तो इनको सपोर्ट किया था और उसके बाद ये बरसर इक़्तिदार आए हुकूमत में, इनकी हुकूमत लाने वालों में हम शामिल हैं। बल्कि पूरी दुनिया इस बात की हकीकत जानती है कि इनके पीछे अगर अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को किसी ने शिकस्त दी या 48 ममालिक की फ़ौज को किसी ने शिकस्त दी, तो वो तनहा अफगानियों ने नहीं दी, वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान की ISI थी और पाकिस्तान के वो लोग थे जो कि वहाँ पे जिहाद भी करते रहे। नहीं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। और उनको इस बात की रियलाइजेशन अगर नहीं है तो वो फिर कहीं फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान ने क्या उनकी मदद की और बगैर पाकिस्तान के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि इस मामले को देखिए, हम तीनों फ्रंट्स पे नहीं लड़ सकते। हम चाइना को भी नाराज कर दें, हम हिंदुस्तान के साथ भी हमारा एक बॉर्डर खुला हो और एक बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ खुला हो, तो फिर ये जो इंसर्जेंसीज हैं ये तो इस तरह चलती रहती है कि जो फौजें हैं वो लड़ती हैं। जब तो आप पूरा का पूरा कॉन्वॉय जाता है, मैसेज जाती हैं, लोगों का राशन जाता है, और वो जो इंसर्जेंसी कर रहे होते हैं वो तो बैठे खजूरें खा रहे होते हैं, चुपे बैठे होते हैं। जब मौका मिलता है उन्होंने कोई ना कोई धमाका कर दिया। अब देखें ना, जो इस्लामाबाद के अंदर पहुंचकर यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है उसके लिए तो कोई माफी नहीं है। इसका तो जितना सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए किसी फोरम पे भी, तो फोरम के अलावा जिस तरीके से भी। तो आपको क्या लगता है ये तुर्की और ओमान की तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला था और अभी तुर्क जो वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर दिफा हैं उनकी भी आमद मुतवक्को है अगले हफ्ते शायद या उससे अगले हफ्ते, पाकिस्तान में भी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। आपको लगता है कि बातचीत ही इसका वाहिद हल है या इसके ऊपर हमें हार्ड स्टेट के तौर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी? नहीं, देखें, साइड बाय साइड दोनों चीजें होती है ना। आपको एक्चुअली जो लास्ट जो रिजल्ट होता है या आखिर में जो करना होता है वो बातचीत से ही होता है। उससे पहले आप अपना यू कैन शो योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। ओके, आप बता सकते हैं कि जी आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप हमारा मुकाबला कर सकें, जिस तरह अभी हमने किया। कहाँ नहीं मारा जाकर उनको, उनके कैंप्स को मारा हमने जाकर, उनके जो थे ये। और बीच में अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई थी कि शायद वो इन कैंप्स को पाकिस्तान TTP वालों को पाकिस्तान के बॉर्डर से कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फिर मामलात आगे खराब हो गए। अब दोहा भी कोशिश कर रहा है, टर्की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सारे दोस्तों का मैं कहता हूँ ठीक है, अपनी अपनी जगह पे एक अहमियत है, लेकिन जो हमारी अपनी अहमियत है, क्योंकि जोर वजन तो हमारा अपना है, क्योंकि हम है वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की हमेशा से, इनको यहाँ ठहराया, इनको रखा, इनको पाला। पूरे साहब यही चीज तस्वुर करते हुए एक लैंडलॉक कंट्री है और उसके रास्ते तमाम पाकिस्तान से जाते हैं। चाह बहार वाला काम तो खत्म हो गया ना, जिसको पाबंदियां लगने के बाद अमेरिका के उसके ऑपरेशंस और वो जो ख्वाब था इंडिया का वो खत्म हो गया। अब लैंडलॉक कंट्री पाकिस्तान, हमें सलाला चेक पोस्ट वाला मामला नहीं भूलना चाहिए। 48 ममालिक की फौज समेत अमेरिका के घुटनों पर ये माजरत की थी पाकिस्तान से। अगर हम इनका ब्लॉकेट रखते हैं और इनके पास एक सुई भी नहीं जाती है, चाहे दवाइयाँ, चाहे खुराक, चाहे कुछ भी हो, ना इनकी ट्रेड होती है, तो ये तो अपनी मौत आप मर जाएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मतलब कि क्योंकि वो जो इसलिए तो उन्होंने जाके मुत्तकी ने जाकर हिंदुस्तान में कहा था कि वाघा का बॉर्डर खोल दो, और उनको क्या तकलीफ। देखें, पाकिस्तान के पास इस वक्त एक ट्रम्प कार्ड है मेरे नजदीक, जिसको पिछली जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो एक सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, मोहित यूसुफ थे, जी बिल्कुल, और मंटर था, अगर आपने वो सुनी हो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपस में रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। फिर बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को भी तब्दील कर लिया था। उसका मकसद ही ये था कि इंडिया को एक ही चीज चाहिए। अमेरिका भी हम पे प्रेशर डाल रहा था, दीगर ममालिक भी डाल रहे थे कि जी ये इनको राहदारी दे दें फ्रॉम वाघा टू तोरखम, उसके बाद पूरा सेंट्रल एशिया उनका है, और जो सामान यहाँ से जाएगा असला यहीं डंप होता रहेगा और बाकी माल आगे जाता रहेगा। ये हमारा ट्रम्प कार्ड है जो
हर कोई चाहता है कि ये हमारे हाथ से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। साबिक वफाकी वज़ीर और एजाजुल हक साहब सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, हम लेते वक्फा, इसके बाद अपने अगले मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें वीडियो लिंक के साथ ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आपको खुश आमदीद कहेंगे ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, फितनतुल ख्वारिज और भारतीय प्रॉक्सी TTP के जो शाखसाने और अंदोनाक वाक़या जो इस्लामाबाद में आज हुआ, और उसके अलावा कल वाना में जो कैडेट कॉलेज के ऊपर हमले थे और जिसको आज नाकाम बनाते हुए तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, हल क्या नज़र आता है आपका? अब हमें खुले ऐलान जंग है जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा? देखें, एक तो ये बात है कि सबसे पहले मैं ऑनेस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिस खुश उसलूबी से, प्रोफेशनल तरीके से, एहसन तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया विदाउट एनी कैजुअल्टीज। ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है और ये ऑनेस्टली बड़ा डिफिकल्ट था। जितना क्रेडिट दें ट्रुप्स को और कमांडर्स को उनके, जिन्होंने इसको मैनेज किया और कंट्रोल किया और 5 फौजी को मार भी दिया। और उसके बाद ये भी पता चल गया कि ये फौजी डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे अफगानिस्तान काबुल के साथ। जी बिल्कुल। तो ये एक तो ये है। सेकंड, जो इन्होंने खास तौर पे इस्लामाबाद में किया है, जो गाड़ी का एक एक्सप्लोसिव गाड़ी उड़ा दी, ये भी बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर आई विल से कि सिक्योरिटी लैब्स था। आई थिंक पुलिस शुड हैव इंश्योर्ड, जब कार्डन आपने चेक पोस्ट बनाई हुई हैं तो कैसे एक्सप्लोसिव की गाड़ी यहाँ से निकल के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई? नहीं सर, अंदर नहीं जा सका वो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पे था। गाड़ी जो थी उसने इनकैचमेंट हुई, जब वो धमाका हुआ तो उसने सिलेंडर ने आग पकड़ ली। ये मोटरसाइकिल पे खुदकुश बमबार था और इसने पुलिस गाड़ी को हिट किया, पुलिस की गाड़ी को हिट किया। लेकिन बात ये कि ये खुद चाहे मोटरसाइकिल हो, ये ऐसी जगह पे जाने नहीं चाहिए अगर हमने प्रॉपर सिक्योरिटी दी। वो अंदर नहीं जा सका कचहरी के, वो कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने सिर्फ पुलिस की गाड़ी देख के उसको टारगेट किया, उसने वहां धमाका कर दिया। बिल्कुल अंदर वहां, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी गेट लगे हुए थे। एग्जैक्टली। अब बात ये है कि ये इसके लिए मैं आई स्ट्रांगली फील, जैसे APS के बच्चों पे जब अटैक हुआ था 2016 में, तो हमने कहा था कि ये पाकिस्तान पे अटैक है। इसी तरीके से ये जो कैडेट कॉलेज के बच्चों पे अटैक किया है, आई स्ट्रांगली फील कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक, एंड इट शुड नॉट गो अनअटेंडेड। और ये सेकंड इम्तहान ये भी है कि जो KP के ये फाटा के साउथ नॉर्थ वजिस्तान और साउथ वजिस्तान के जो गयूर पश्तून हमारे हैं, ये उनका बहुत बड़ा स्थान है कि उनके बच्चे थे, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। उनको इसको बड़ा स्ट्रांगली लेना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्स से खड़े होना चाहिए। और जहाँ से भी ये अभी आंदा है उस तरीके से घुसते हैं, आते हैं इनके टाउन्स में, गांव में आते हैं, तो वहाँ इनको फ़ौरन सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म करें। कहीं इनको पनाह नहीं देनी चाहिए। और KP के गवर्नमेंट को पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि इसको हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सही कहा ब्रिगेडियर साहब, इसमें बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, बियॉन्ड लिमिट्स अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त आज हमने देखा कि जो पुलिस परेड हो रही थी अफगानिस्तान की काबुल में, वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ तराने बजाए जा रहे थे और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो कुछ वाना का हुआ। हमें क्या इनको, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें वहाँ पे जाके घुस के मारना है उनको, इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा हार्ड स्टेट के तौर पे? देखें, मैं आई पर्सनली फील कि जिस तरह कैडेट कॉलेज के बच्चों में हमला हुआ है, ये हमारे फ्यूचर के जो है ये मेहमान है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमें ज़रूर इन जिनसे ये वहाँ पर कम्युनिकेशन में थे, जो हैंडलर्स थे, जो प्लानर्स थे, जो एग्जीक्यूटर थे, वी मस्ट गो आफ्टर देम। और उनको हमने मार के बताना चाहिए पाकिस्तानी कौम को कि हमने उनको मार दिया, उनको छोड़ा नहीं। और ये एक लेसन होना चाहिए, क्योंकि यही लैंग्वेज फारजी और अफगान तालिबान रजीम समझती है। इसलिए कि जब हमने इन्होंने इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की हमारी पोस्टों पर, जब हमने इनको मारा तो आपने देखा कि इन्होंने जाके सफ़ेद झंडे खड़े किए और फिर चीज़ फायर की रिक्वेस्ट करनी शुरू कर। दिस इज़ द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। साथ पीस प्रोसेस को हमें रखना चाहिए। तुर्की की टीम आ रही है,
उसके ईरान ने भी हमें ऑफर किया है, बिल्कुल ईरान को उनका इन्फ्लुएंस भी है अफगानिस्तान में। दे मस्ट गो, चाइना को टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, ताकि इस रीजन में लड़ाई के बादल जो इंडिया चाहता है वो नहीं होना चाहिए। वी विल बी नेवर हैप्पी कि यहाँ पर हमारी और अफगानिस्तान की कोई आपस में लड़ाई हो, लेकिन इंडिया तो यही चाहता है। और हमने पूरा पीस का चांस दिया, पूरी अमन करने की कोशिश की। तीनों दफ़ा हमने कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान साइड टुवर्ड्स आवर साइड। इस पे हमने बड़ा क्लियर स्टांस लिया और फर्म स्टांस लिया, और हम ये लेते रहेंगे और इसके लिए हमें कायम रहना चाहिए। ब्रिगेड साहब, बिल्कुल हमें कायम तो रहना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जब ड्यूरिंग मुज़ाकरात भी तश्कीलें जो थीं, 3 तश्कीलें, 70 से ज़ायद हमने ख्वारजी जो थे और दहशतगर्द और अफगान तालिबान फोर्सेस के लोग उनके साथ शामिल थे, उनको ठिकाने लगाया। आपको लगता नहीं है कि वी शुड टीच देम अ लेसन लाइक 10th में, जिस तरह हमने मार्का हक में एक दफ़ा इंडिया को ज़रा लेसन सिखाया था? अभी हमने जो कार्रवाइयाँ की थी वो शायद कमी रह गई है कुछ थोड़ी सी। देखें, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या ड्रोन मारेंगे और इनके कमांडर्स को मारेंगे और इनके ट्रेनिंग कैंप को उड़ाएंगे, तो इट शुड बी एनफ, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई कोलेटरल डैमेज हो। हम नहीं चाहते अवाम को कोई प्रॉब्लम हो। पहले बेचारों में मिजरीज हैं जो पहले 3-4 दहाइयों से वो तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो खुद सोचें कि क्या उनको इस रिजीम को चेंज करने की ज़रूरत है, क्या वो जमहूरी तरीके से इनको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आए। ये तो लुटेरे बैठे हुए हैं, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, पैसा मिल रहा है, पैसे ले रहे हैं, यशी कूट रहे हैं। इनको कोई अफगान पश्तून से कोई मोहब्बत नहीं है। अफगानों के लिए इन्होंने क्या किया? कोई काम नहीं किया। इसलिए ना इनके सफारती ताल्लुकात उन्होंने 4 साल में किसी एक मुल्क के साथ इन्होंने सफारती ताल्लुकात कायम किए। इवन इंडिया ने सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए, और टॉक एनी अदर कंट्री। सो हमें इनको सबक सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत है। उतना सबक सुनाए जितना ये याद रख सकें, भूल ना जाएं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। खुद को सफेद झंडा लहराएंगे, ये सीज़फायर की बात करेंगे, देन विल टॉक टू देम। ब्रिगेड साहब, इनमें से बहुत सारे इंक्लूडिंग मुत्तकी साहब जो कि भारत में जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर के हवाले से बकवास और बयानियात दे रहे थे, क्योंकि ख़ुद तो एक इलिजिटिमेट हुकूमत है जिसकी कोई हैसियत है नहीं, यानी दुनिया उसको तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो कश्मीर के हवाले से बयानात देने में आगे थे। आपको लगता नहीं है कि इनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, दारुल हुकूम हकानिया में पढ़ते रहे, खैराती इदारों में पढ़ते रहे, वजीफ़े लगते रहे इनके, ये यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद अब ये जाके भारत की झोली में बैठ गए हैं, और हमारे पास बड़े शवाहिद मौजूद हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि भारत इसमें भरपूर तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। देखिए, इस पर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वो खुल्लम खुला बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, खुल्लम उनके मिनिस्टर्स कहते हैं, और फिर खारिज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अफगान तालिबान को भी उन्होंने शेयर दिया है, पैसा भी दे रहे हैं। इसी शेयर पे वो ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना अफगानिस्तान की मजाल नहीं है। लेकिन हमें बात यह है कि अब इनको समझ आनी चाहिए कि आपके हमारे बॉर्डर्स परमानेंट हैं, हमारे आपसे दीनी तौर रिश्ते हैं, कल्चरल रिश्ते हैं, दोनों तरफ पश्तून रहते हैं। हमने आपकी हर मौके पे आपकी मदद की है। हमने आपको वहाँ ये आप चीनी देते हैं, गंदम देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, वहाँ ट्रांजिट का सामान देते हैं, ट्रेड करने देते हैं, हमने जो आपका फ्रूट आता है यहाँ पर आने देते हैं। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, ये अफगान तालिबान थैंकलेस लोग हैं, बेफैज़ लोग हैं। ये मुत्तकी को शर्म आनी चाहिए, सारी ज़िंदगी यहाँ पड़ा पला है। इसका भाई अरबों का कारोबार पाकिस्तान में करता है। आई थिंक पाकिस्तान शुड किक देम आउट। और फिर सेकंड, हमें अफगान रिफ्यूजीज को वापस करना चाहिए, इलीगल, इमीडिएट। इस पे अभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सर, अब तो लीगल और इलीगल की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। अब तो लीगल और इलीगल की ब्रिगेड साहब तमीज़ ही ख़त्म हो गया। अगर ये नफ़रत जो है पीपल टू पीपल आ गई, अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चल रहा है, और जितने लोग पाकिस्तान में इनके आबाद हैं या रहते हैं या रिमेनिंग हैं, अगर अवाम ने उन पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया तो इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए, पाकिस्तानी कौम ना, वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत हमारे में कॉम्प्रोमाइज़ है। हम चाहते हैं कि यह इतना अर्सा हमारे पास रहें, यहाँ से जब जाएं तो पाकिस्तान की अच्छी यादें लेके जाएं। इनको पता चले कि पाकिस्तान को कैसे सर पे बिठाया, और वहाँ जाके ये आसमान से गिरेंगे, फिर इनको पता चलेगा। अभी भी हमने इनको ये ऑप्शन दी कि आप जाएं वापस, लीगल वीज़ा लेकर आएँ, अपना कारोबार करें, अपनी चीज़ें बेचें, प्रॉपर्टी बेचें, वापस चले जाएँ। वी आर नॉट उनको तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन अफगान तालिबान को समझ नहीं आती है कि
ये आप हमने जो कुछ आपके लिए किया है, कम से कम उसका 1% तो यही है कि आप अपने टेरर और वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होने दें, लेकिन वो नहीं समझ आते हैं क्योंकि ये इनको पैसा चाहिए, इनको उसके बाद ये अपनी हुकूमत कायम रखनी है, बस ये 2 चीज़ें इनको चाहिए। और ये इनको जो लड़ाना है लड़ा लो, ये आएंगे, हिट करेंगे, एम्बुश करेंगे, रेड करेंगे, भाग जाएंगे, लड़ तो सकते नहीं है ये। इन्होंने एक दफ़ा देख लिया झटका, अभी एक झटका इनको और लगने की ज़रूरत है, और वो झटका ऐसा लगना चाहिए कि कम से कम फिर याद रखेंगे, अंदर पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना। जो हमारी जो इनसाइड जिसे कहते हैं ना कि घुस के मारने वाली बात है, इनसाइड स्ट्राइक्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे ड्रोन्स हों, चाहे एयर स्ट्राइक की जाए, चाहे मिसाइलों के ज़रिए हमला किया जाए, लेकिन इनके ठिकाने दहशत गर्दों के जितने भी हैं वहाँ पर उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर ये खुद नहीं ख़त्म कर सकते तो हम तो कर सकते हैं ना सर। देखिए, हमने तो उनको ये इवन मुज़ाकरात में भी यही बात की थी कि अगर आप इनको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आप इनके साथ इनके कंट्रोल में नहीं हैं, जो कि हमें पता है कि इनके कंट्रोल में हैं, तो फिर हम विल बी एट लिबर्टी। आप हाथ खड़े कर दें, हम इनको देखें कैसे सीधा करते हैं। ये ऐसे सीधे होंगे जब इनको भागेंगे, तोरा बोरा में जाके छुपेंगे, पहाड़ों की आड़ में जाएंगे, यहाँ से पीछे से 500 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, तो बस पीछे जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि इंडिया को खुश रखें। इंडिया विल बी वेरी हैप्पी पाकिस्तान अफगानिस्तान की आपने नाराजगी हो। हम चाहते हैं कि इनसे अच्छे नेबर्स की तरह रहें, इसलिए हमारी अभी भी कोशिश है कि चाहे हम इनको सॉर्ट करें, डिटरेंस करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, बट पीस की नेगोशिएशन चाहे ईरान करे, चाहे तुर्की करे, या कतर करे, या चाइना करे, वी विल वेलकम। हम हर वक्त चाहेंगे कि इनसे मुज़ाकरात करके इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन निकालें। चलो, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेड साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, बात पाकिस्तान की जब सालमियत की होती है, हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे सियासी क़यादत एक पेज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना हमारी पाक अफवाज के साथ मौजूद है, खड़ी है, कुर्बानियाँ दे रही है, देती रहेगी। और हम अभी तक 90,000 जो अपने सिविलियंस और फ़ौजी अफसरान और जवान शहीद करवा चुके हैं, तो इनका खून रहेगा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने वाली हर आँख को हम नोच के दिखाएंगे, और उसके अलावा हम अगर पाकिस्तानियों के खून का बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता नहीं है, चाहे उसके पीछे भारत इन्वॉल्व हो, अफगानिस्तान हो या कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान अपना खून का बदला ज़रूर लेगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।